नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। चाचा भतीजे के गोपनीय मुलाकात, जी हाँ, सीक्रेट मीटिंग्स ने महाराष्ट्र के सियासी तापमान में उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, भूचाल ला दिया। अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि 2 जुलाई को वहां पे अजित पवार एनसीपी को तोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। और एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद वो उप मुख्यमंत्री तो बने ही बने, वित्त मंत्री भी बने। लेकिन 2 जुलाई से लेके अगर 16 अगस्त यानी इस बीच में 45 दिन बीते हैं, और इस 45 दिनों में चाचा और भतीजे के बीच में, शरद पवार और अजित पवार के बीच में 4 मुलाकातें हो चुकी। लेकिन जिसमें से 3 मुलाकातें तो सामान्य थी, वो मध्य जुलाई में हो रही थी वो मुलाकातें। लेकिन चौथी मुलाकात, जिसे काफी ज्यादा गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी चाचा और भतीजा दोनों के तरफ से, लेकिन जब उस सीक्रेट मीटिंग से पर्दा उठा तो इंडिया या महाविकास अघाड़ी, वहां भी एक खलबली थी और एनडीए के बीच भी खलबली थी। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि शरद पवार इन मुलाकातों के माध्यम से आखिर कौन सी गुगली फेंकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जिसके कारण से जब टीम इंडिया की अगली बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है, मुंबई में होने वाली है, तब वहां पे इस तरह से राजनीति उथल पुथल की खबरें आ रही। जी हाँ, बने रहिए आप लोग। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को पुणे के एक उद्योगपति हैं अतुल चोरडिया, माना जाता है कि उनके साथ 2 पीढ़ियों का पुराना रिश्ता है, उनके घर पर मुलाकात हुई थी चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की। और शुरुआत में इस मीटिंग को गोपनीय रखने की बात हुई थी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और इसमें अगर कुछ खबरों की माने हम लोग, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके हवाले से जो खबरें चल रही हैं, वहां पे अजित पवार शरद पवार के लिए कुछ ऑफर लेकर आए थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार वो ऑफर काफी रोचक था। थोड़ा उस ऑफर को सुन लें, फिर हम लोग आगे का विश्लेषण करते हैं। ऑफर 3 थे, क्योंकि वहां पे उस मीटिंग में जयंत पाटिल भी मौजूद थे, यानी शरद पवार के साथ साथ इसमें उनके पार्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे साथ जयंत पाटिल। तो 3 ऑफर थे। ऑफर नंबर 1 भतीजे की तरफ से जो दिया गया, जो चर्चा में है कि अगर शरद पवार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में शरद पवार को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पहला ऑफर है केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। और उनके लिए दूसरा ऑफर भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ नीति आयोग का प्रमुख भी बनाया जा सकता है। यानी कि ये दोनों ऑफर उनके लिए थे अगर शरद पवार आ जाते हैं। दूसरा ऑफर सुप्रिया सुले के लिए, सुप्रिया सुले सांसद है, उनके लिए जो ऑफर थी वो ऑफर था कि वो केंद्रीय मंत्री बनाई जा सकती है। और तीसरा ऑफर जयंत पाटिल के लिए, जो काफी करीबी रहे बीजेपी, उनको भी अपने तरफ शामिल करना चाह रही है। और जयंत पाटिल को कहा गया कि वो राज्य में मंत्री बन सकते हैं, महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है अभी, एकनाथ शिंदे सरकार, वहां वो मंत्री बन सकते हैं। ये 3 ऑफर थे। लेकिन ये कहा गया, खबरों में ये चीजें आ रही हैं कि चाचा ने इन तीनों ऑफर को खारिज कर दिया, यानी उन्होंने इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया। जब ये खबरें काफी ज्यादा चर्चा में आई तो रविवार को, चूंकि ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग थी शुक्रवार की, शुक्रवार ये मीटिंग रात में हुई थी। और रविवार को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगली में शरद पवार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। हमारे पार्टी के एक छोटे से धड़े ने विद्रोह करके अजित पवार वो भाजपा में गए, वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। यह शरद पवार की तरफ से स्पष्टीकरण रहे। जब बार बार शरद पवार से यह पूछा गया कि आखिर वो चुप चुप गोपनीय सीक्रेट मीटिंग्स क्यों करते हैं, तो शरद पवार का इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण आया कि वो अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, यानी परिवार की मुखिया हैं,
और अगर वो अपने भतीजे से अजित पवार से मिलते हैं तो उनके हर मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये तमाम स्पष्टीकरण उनके तरफ से आए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से खलबली कहीं न कहीं टीम इंडिया, या जिसको अगर महाराष्ट्र के स्तर पे जो पहले से ही गठित है महाविकास अघाड़ी, वहां पे भी कुछ उथल पुथल की स्थितियां रही, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझें कि स्थितियां क्या है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए, महाराष्ट्र लगातार अगर देखें लोकसभा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 2014-2019, जी हाँ बिल्कुल, 2014-2019 दोनों लोकसभा में 48 में से एनडीए 41 लोकसभा की सीटें जीत कर लाई। लेकिन जो अभी स्थितियां हैं, इस स्थिति में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। और इस भारी पलड़े को देखते हुए पहले तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को तोड़ा और उसके पार्टी में से एकनाथ शिंदे के समूह को लेकर वो अपने तरफ आ गए, और इस कारण से महाविकास अघाड़ी की सरकार भी गिर गई। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के ऊपर हमले हुए, लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए, समझिएगा मित्रों, उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें, एकनाथ शिंदे के पास विधायकों का समर्थन तो है, विधायक है उनके साथ, जनता नहीं। पिछले साल जो भी चुनाव हुए हैं उस टूट फूट के बाद से 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चुनाव में उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़े महान नेता के रूप में उभरे हैं वहां पे। अगर ये चीज कहा जाए कि उद्धव ठाकरे आज के समय में ना तो उनके पास पार्टी का नाम है, उनके पास पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनसे छीना गया, उनकी लोकप्रियता सबसे 7वें आसमान पे है, तो बीजेपी समझ गई थी कि उद्धव ठाकरे को तोड़ने से उल्टे महाविकास अघाड़ी काफी मजबूत हो गई। तब बीजेपी ने, यानी कि जो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने, उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, अब हमें एनसीपी को भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एनसीपी को भी जो तोड़ा गया, लेकिन जो अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी नजर आया अजित पवार का जनाधार काफी कम है। यानी अजित पवार भी जनता का बड़ा वोट, जो एनसीपी का बड़ा वोट है, वो अपने तरफ लाने में सक्षम नहीं है। इसलिए एनसीपी अजित पवार को केवल 2 सीटें दिखी इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में, जबकि उनके चाचा शरद पवार 4 सीटें, और वो 4 सीटें पिछले बार भी जीते थे। तो कहीं कहीं अभी भी एनसीपी का जनाधार शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में बीजेपी में बेचैनी होनी आवश्यक है। बीजेपी इस खुशफहमी में नहीं रह सकती कि हमारे साथ तो एक बड़ा सा हिस्सा बीजेपी खुद है, और बीजेपी के साथ जो है कि वो टूटती हुई एनसीपी का एक हिस्सा अजित पवार और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अगर फूका हुआ कारतूस कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए बीजेपी चाहती है कि शरद पवार खुद उनके पाले में आ जाए, और इसके लिए बीजेपी बीच बीच में ये प्रयास करते रहती है। और उसी प्रयास के रूप में कहीं कहीं राजनीति में इस प्रयास को भी मित्रों देखा जा रहा है कि शरद पवार को कैसे लाया जाए अपने खेमे में। यह तो बीजेपी की स्ट्रेटजी। लेकिन शरद पवार को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्हें भी राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। शरद पवार के राजनीति को समझना भी इतना आसान नहीं है। उनके राजनीति को समझने से पहले ये तो जो बीजेपी ने जो प्रयास की, वो तो प्रयास आप देख रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग्स के माध्यम से कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव दिए गए, लेकिन इसने कहीं कहीं टीम इंडिया के भीतर भी खलबली मचाई। और नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, और ये भी चीज कहा जा रहा है कि कहीं कहीं वहां पे एक ये सहमति भी बनी कि अगर शरद पवार चले जाते हैं टीम इंडिया छोड़कर, तो ऐसे स्थिति में प्लान बी भी तैयार होना चाहिए। हालांकि बाद में टीम इंडिया को लगा कि ये एक, चूंकि शरद पवार की जो राजनीति है वो अलग किस्म की राजनीति होती है। संजय राउत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो अजित पवार हैं और इन सबों को इनकी ऑफर लाने की हैसियत कहां से हो सकती है शरद पवार के सामने में, ये ऑफर नहीं ला सकते कभी भी। संजय राउत ने कहा अजित पवार को तो इन्होंने ही बनाया है, इन सबों को बनाने वाले वो, इनकी हिम्मत और हैसियत और औकात कैसे हो सकती है कि ये शरद पवार के पास ऑफर लेके चले जाए। ये तमाम चीजें जो है चर्चा में रही मित्रों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके तरफ मैं ध्यानाकर्षण करा रहा हूं कि आखिर इन बार बार के इन गोपनीय मीटिंग्स के पीछे का राज क्या है।
क्या चीजें हो रही हैं। अब इसको दो रूपों में आपको देखने की जरूरत है। क्या बीजेपी के शरद पवार को तोड़ने के प्रयास के रूप में केवल इसे देखा जा सकता है? अगर इसका विश्लेषण आप केवल इसी रूप में कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि शरद पवार के राजनीति को आप स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं। शरद पवार गुगली मारने के एक्सपर्ट हैं। माना यह भी जा रहा है कि अजीत पवार को मनाने की कोशिश है शरद पवार की तरफ से हो रही, यानी जो अजीत पवार महाराष्ट्र में इसमें उप मुख्यमंत्री है, जो अजीत पवार इसमें महाराष्ट्र में वित्त मंत्री हैं, उनको भी लगातार एक तरह से हिलाया डुलाया जा रहा है शरद पवार की तरफ से कि ये कहके कि तुम संक्षिप्त तौर पर सत्ता सुख का तो भोग कर सकते हो, लेकिन जनता तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए अगर आने वाले चुनाव में फिर से सफलता चाहिए तो आ जाओ महाविकास अघाड़ी में। तो कुछ ये प्रयास भी चल रहा है, यानी दांव पेच हर तरफ से जारी है। बीजेपी शरद पवार को तोड़ना चाह रही है और शरद पवार फिर से अजीत पवार को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल की स्थिति है, वहां पे गर्मी है, वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जल्द से जल्द अयोग्यता संबंधित, यानी जो दल बदल हुआ था एकनाथ शिंदे समूह में, उससे संबंधित निर्णय लेने का उनको जल्द से निर्णय आदेश दिया है। और इससे संबंधित नोटिस राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे समूह को जारी भी कर दिया था। अभी तक राहुल नार्वेकर ने उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जल्द से जल्द राहुल नार्वेकर को इससे संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे। और देखिए समस्या क्या है मित्रों, अगर वहां पे वो सही निर्णय लेते हैं तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सदस्यता भी अयोग्यता के मामले में चली जाएगी, और अगर वो इस मामले में कहीं न कहीं बचाने का प्रयास करते हैं तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में राहुल नार्वेकर के निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो समय के काल चक्र को पलटते हुए फिर से वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने स्वाभाविक तौर पे खुद ही इस्तीफा दे दिया था, तो वहां पे वो मामले को सुप्रीम कोर्ट उस जगह पे पीछे नहीं ले जा सकती। इन उथल पुथल के बीच में मुख्य समस्या ये है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने जरूर एनसीपी में सेंधमारी की है, बीजेपी ने जरूर उद्धव ठाकरे के गुट में यानी शिवसेना में सेंधमारी की है। इस सेंधमारी के कारण विधानसभा में उसका बहुमत का आंकड़ा काफी ज्यादा हो चुका है, यानी अभी जो वर्तमान में सरकार है उसके पास बहुमत के संख्या के लिए कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे के समूह के लोगों को अयोग्य भी करार दे दिया जाए तो भी ये सरकार आराम से चलेगी। ठीक है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तब नहीं होंगे, काफी संभावना है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वहां अजीत पवार के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। लेकिन अंततः लोकसभा चुनाव के लिए अब समय काफी कम रह चुके हैं, और तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो यानी कि इंडिया के गठबंधन के लोग हो या एनडीए गठबंधन के लोग हो, वो महाराष्ट्र के 48 सीटों पे जम के जो है कि वो प्रयास कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, जो आज के सियासी हालात हैं महाराष्ट्र के, अगर उसमें कुछ और बड़े तोड़ फोड़ बीजेपी नहीं करती है और इसी तरह से अगर अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस ये लोग बिल्कुल एक तरफ एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं, इस स्थिति में भी बीजेपी के दहाई के आंकड़े में पहुंचने की संभावना नहीं है। ये स्थिति है जमीनी स्थिति। वहां के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से आप बात कीजिए जो राजनीति पे पहली नजर रखते हैं, उन तमाम लोगों से पूछिए, वो सब लोग यही कहते हैं कि बीजेपी के दहाई के आंकड़े में पहुंचना मुश्किल है। और अगर यह आंकड़े पे बीजेपी उस जगह पे पहुंचती है तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जिनके पीरियड में बीजेपी वहां पे 13 सीटों पे पहुंची थी, उसका भी रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखेगा। इसलिए अमित शाह जो चाणक्य है बीजेपी के, उनके लिए रणनीति ये है कि 41 सीट उसको कैसे जो है कि हम उस जगह पे हम अपने गढ़ को सुरक्षित बनाएं। हालांकि इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में हम लोगों ने देखा था कि वो 24-24 का आंकड़ा दोनों पक्षों को दिखा रहे थे, और स्वाभाविक भी है कि इस प्रकार के बड़े चैनल जो है उनके ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि वहां पे अभी भी टीम इंडिया कह लें या महाविकास अघाड़ी कह लें, उनका पलड़ा बहुत भारी है। और ऐसे में
अगर भविष्य में भी आपको कुछ सीक्रेट मीटिंग्स होते हुए दिखे या ऐसी खबरें अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो 4 मीटिंग्स में से केवल 1 सीक्रेट मीटिंग्स थी, बाकी 3 तो ओपन मीटिंग्स थे। महाराष्ट्र में अभी सीक्रेट मीटिंग्स की बड़ी बहार आने वाली है। ऐसे मीटिंग्स अभी और आप देखेंगे, क्योंकि टीम इंडिया कमजोर जगह पे खड़ी है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट, टीम इंडिया मजबूत जगह पे खड़ी है और टीम एनडीए वो कमजोर जगह पे खड़ी है, और इसलिए उनके प्लेयर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से टीम इंडिया को कमजोर किया जाए और टीम एनडीए को मजबूत बनाया जाए। और ऐसे स्थिति में ये उथल पुथल लगातार जारी है। हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि काफी कम समय बचे हैं संजय मिश्रा के, और ऐसे स्थिति में लगातार कई जगहों पर अगर टीम इंडिया नहीं टूटती है तो फिर ईडी का सहारा भी लिया जाता है। और ईडी के मामले को लेकर अगर हम लोग कहें तो एकनाथ शिंदे के पूरे सरकार को ईडी सरकार कहा भी जाता है। ईडी की बड़ी भूमिका रही है कि अजित पवार इस खेमे में हैं, ये तमाम ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की स्थिति चाणक्य अमित शाह के नियंत्रण से बाहर है। धन्यवाद मित्रों।